दोस्तों, बिहार पुलिस के हॉट टॉपिक अंतिम प्रहार इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बिहार पुलिस की एग्ज़ाम हो रही है अगस्त में और एन मौके पर उन्होंने सिलेबस चेंज किया, तो मैंने पूरी सीरीज कराई है सिलेबस की, हर विषय का 9th और 10th का पूरा करा दिया है। अब ये जो हॉट टॉपिक हमने लाए हैं वो वहाँ से चुन के लाए हैं जहाँ से सवाल बनते हैं, जो सवाल का ऑनलाइनर कंटेंट और कंसेप्ट होता है। ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है जो ऑनलाइनर फॉर्मेट में है, जो हॉट टॉपिक का नाम हमने इसको दिया है। यहाँ से पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस अंतिम प्रहार में इस अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक्स के क्लास 9th और 10th के हॉट टॉपिक्स को देख लेते हैं एक बार चलते चलते। यह अंतिम वीडियो होगा, उसके बाद बिहार पुलिस का एग्जाम आप देंगे, फिर आगे की रणनीति पर आगे हम बात करेंगे। अब इस एग्जाम की तैयारी के लिए कोई वीडियो नहीं आएगा, अब जो भी वीडियो आएगा वो अगले एग्जाम के लिए आएगा, ठीक है। तो चलिए इस अर्थव्यवस्था को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक प्यारा सा कोटेशन लेते हैं। कहते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो अब रोइए नहीं कि एग्ज़ाम कल है, डरिए नहीं कि ये है वो है। देखिए दोस्त, जो है सो है, आपके हाथ में था अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देना, तो आप अपने हाथ का करिए। आपके हाथ में है एग्ज़ाम देना, मेहनत करके पढ़ना। रिजल्ट हमारे आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट जिसके हाथ में है वो अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। तो इसी वाणी के साथ हम सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और पहले मैं बता देता हूँ, सामाजिक अध्ययन के तहत हिस्ट्री का हॉट टॉपिक मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा या प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस प्लेलिस्ट में। उसी तरह सामाजिक अध्ययन में भारत का भूगोल का हॉट टॉपिक मैंने कराया, वही प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसी तरह सामाजिक अध्ययन के तहत अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था को का हॉट टॉपिक हमने करा दिया, वो भी आप देख सकते हैं। और अंत में आज मैं अर्थव्यवस्था का करा ही रहा हूँ और उसके अलावा मैंने विज्ञान का भी हॉट टॉपिक करा दिया है, ठीक है। तो ये विज्ञान का हॉट टॉपिक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आप शुरुआत कर लेते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के संपूर्ण हॉट टॉपिक्स के। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ साहब है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है ना, और साथ ही साथ भारत हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तृतीय विश्व युद्ध थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के संदर्भ में। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका तथा रूस है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था चीन की है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान छठा है, तो भारत जो है वो छठे स्थान पर है। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी परचेजिंग पावर के आधार पर भारत अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तीसरा, यानी सबसे ज्यादा सामान खरीदने का पावर जो है भारत का तीसरा नंबर पर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करती है भारत में। जैसे प्राइवेट बस भी चलती है, सरकारी भी चलती है। प्राइवेट कंपनी भी है जैसे कि एयरटेल, जियो, और सरकारी कंपनी BSNL भी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में हुआ। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से कौन? UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक SDI का आकलन का आधार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय है। SDR 2018 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 130वां है 189 देशों में। मानव विकास रिपोर्ट 2008 के अनुसार मानव विकास में मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान पर क्रमशः नॉर्वे और अफ्रीकी गणराज्य है। तो ये रिपोर्ट 2018 का है, आप अपडेट रिपोर्ट भी इसका देख सकते हैं। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी हुआ अप्रैल में, जो HDR जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है योजना आयोग, लेकिन अब जारी करता है नीति आयोग, ये भी अपडेट कर लीजिएगा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1868 में दादा भाई नौरोजी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे लूट लीजिए आप, है ना। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1947 में हुआ था, अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं है।
एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। हिंदू वृद्धि दर से संबंधित राष्ट्रीय आय से, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, ठीक है, तो इसे अच्छा क्वेश्चन है, इसे लूट लीजिए। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था 1948-49 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? नेट नेशनल प्रोडक्ट। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष है 2011-12, ठीक है। ये कब से होगा? 2015 से। 2014-15 में भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान था 70.6%। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लेखा करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हॉट टॉपिक ऑफ हॉट कंटेंट में। एक बार रिवीजन के तौर पर इसे जरूर देखिए, मन 2 बार, कम से कम 3 बार देखने पर आपको ये पूरे याद हो जाएंगे, तो उतना देख लीजिए। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 में हुई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी 1977 में। सीएसओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा था, तो थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य है महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है सीएसओ। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। और 2016-17 में जीवीए सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र यानी सेवा का योगदान अनुमानित है क्रमशः इतना, इतना और इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है जो नेचर से जुड़ा हुआ है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है फैक्ट्रियों से, निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति से। और तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश की आर्थिक विकास की दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश जापान है ना। वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो था वो क्रमशः गोवा है तथा न्यूनतम है बिहार। तो हमेशा से है बिहार। गोवा सबसे अच्छा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, जबकि बिहार सबसे कम है। वर्ष 2013-14 का ये डेटा है। थोड़ा अपडेट डेटा अगर आपको नेट पर मिले सर्च करके तो वो आप कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स में बहुत डेटा पुराने ही चलते हैं। वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य बना दिल्ली। भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान का। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति दिन आय एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए क्रमशः 2400 गांव वाले के लिए, 2100 शहर वाले के लिए। भारत में गरीबी का आकलन लकड़वाला फॉर्मूला, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लूट लीजिए। कहेगा भारत में गरीबी का आकलन किया गया लकड़वाला फॉर्मूला के आधार पर। लकड़वाला कम समिति थी। लकड़वाला फॉर्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना था अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ राजस्थान में। यह सवाल बिहार दरोगा में पूछा हुआ है दोस्त, तो इसको लूट लीजिए आप लोग। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार कौन करता है? एनएसएसओ। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी को कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। काफी हॉट में से हॉट का होल स्क्वायर पॉइंट है, लूट लीजिए इसको। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में, यह भी हॉट है, लूट लीजिए इसको। वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 280 के तहत। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो इसको भी लूट लीजिए आप। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, लूट लीजिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसका 5 साल का होता है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 5 होते हैं। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बीवाई रेड्डी, जिसका 2015 से 20 तक, 2020 से 25 तक है ना एनके सिंह थे। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 25 है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। ये मैंने पहले बताया, ये क्वेश्चन काफी हॉट है, ये पूछ लेगा आपसे, 2025 तक है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुई, जबकि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे।
योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 में। ठीक है, नियोगी समिति के सिफारिश पर। यह क्वेश्चन लूट लीजिए, आपको पूछ लेगा। योजना आयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान में थी नहीं, ये उसे कहते हैं गैर संवैधानिक। योजना जो संविधान में लिख के आए उसे संवैधानिक कहते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे, क्योंकि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे नरेंद्र मोदी और मोन्टेग सिंह अहलुवालिया। उसके बाद 2015 में योजना आयोग बन गया नीति आयोग। देखिए, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आई 1 जनवरी 2015 को। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुए और प्रथम हो गए नरेंद्र मोदी और अरविंद पनगडिया। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक, ठीक है, और एक परामर्शी है और विशेषज्ञ संस्था है, रिसर्च करके डाटा देती है। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2023 को। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था 9%। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। इसके बारे में क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन आएगा। 6 अगस्त 1952 की इसकी स्थापना हुई, गैर संवैधानिक। इसके अध्यक्ष भी क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। एक्चुअली योजना आयोग क्या करती थी? योजना बनाती थी और योजना आयोग को पारित करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्यों को शामिल होते थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य होता था पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन, वही बोले पास करना तथा अंतिम स्वीकृति देना। ठीक है, भारत का योजना का स्वरूप मिश्रित है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड पुस्तक को लिखा है विश्वेश्वरैया ने 1934। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बाप विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इसलिए पटना में विश्वेश्वरैया भवन ही है जहाँ पूरा अर्थव्यवस्था का काम होता है। गांधी योजना को तैयार किया था श्रीमन्नारायण ने। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय परियोजना लागू हुआ 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। जन योजना पीपुल्स प्लान निर्मित की गई थी श्री M.N. राय द्वारा 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया जयप्रकाश नारायण ने। लूट लीजिए, क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है तो आराम से कोई पूछ सकता है बिहार पुलिस में। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया रशिया ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का और आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है 7वीं। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ। दोस्त, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ रहे बात को? तो इकोनॉमिक्स का जो सवाल होता है बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, बट इकोनॉमिक्स का सवाल उतना भी हार्ड नहीं होता है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं तो काम हो जाएगा, उतना भी नहीं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है, तो इसको लूट लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको लूट लीजिए, एकदम झोला में रख लीजिए जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ याद है। देखिए ये क्वेश्चन काफी भी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 आधारित है हेराल्ड डोमर मॉडल। ये हेराल्ड डोमर मॉडल साहब ने इस योजना को बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? 1951-52 से 56 में। ये तो इसका टेन्योर था 5 साल और किस मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय में प्राथमिकता बल यानी प्राइमरी किसे फोकस किया गया था? कृषि को। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। द्वितीय वर्षीय योजना 1956 से 61 में, उसके 5 साल आगे चले जाएंगे और पीसी महानलोनोविस के मॉडल पे आधारित था। तो ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, सीजीएल सब में पूछा है, तो इसको आप लोग कंसिडर करिए और 3-4 बार पढ़िए इसको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी निर्माण उद्योग का। इसी के तहत राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई, छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात कारखाने की स्थापना हुई दूसरे पंचवर्षीय योजना में। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना डोमर समृद्धि मॉडल था। इसमें अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया गया था। अब तक की सबसे असफल योजना थी तृतीय योजना के विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति का दर था 5.5, 5.6 तथा 2.8। चलिए आगे बढ़िए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? क्यों असफल हो गया तृतीय? क्योंकि भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, है ना? कब हुआ? 1965 में। और भारत चीन हुआ 1962 में और भयंकर अकाल भी पड़ गया। तो 3 चीज एक साथ हुई, इसलिए अकाल हो गया, जिसके कारण 1969 से ठीक है
66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाओं का संज्ञा दी जाती है, जिसे योजना अवकाश भी कहते हैं। यहाँ 69 होगा, यहाँ 69 होगा, कितना होगा 69, यहाँ देखिए, ठीक है 69। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 में शुरुआत हुई, योजना अवकाश में ही शुरुआत हुआ। चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 की रूपरेखा तैयार की थी, डीआर गाडगिल फॉर्मूला था। ये कौन सा था? गाडगिल योजना कहलाती है चतुर्थ योजना। इस क्वेश्चन को भी आपसे पूछ लेगा। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। पांचवी योजना का काल था 74 से 79। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 की रूपरेखा तैयार की थी डीपी धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना काल, है ना। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज का कार्यक्रम शुरू हुआ पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1970 के 78 में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का काल था 1978 से 80। अनवरत योजना की देन है गुरनार मिर्डल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक रेगनर फिश थे। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। किस पर? नबार्ड की स्थापना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, नबार्ड की स्थापना। तो नबार्ड की जो स्थापना हो गई, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ रूरल बैंक जो है, ग्रामीण क्षेत्रों को जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई छठी योजना काल में, और नबार्ड की स्थापना भी इसी काल में हो 1980-85 में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेगड़े ने। देखिए ये हॉट टॉपिक या हॉट पॉइंट अभी तभी आपको समझ आएगी जब आपने प्रॉपर करी है इकोनॉमिक्स। अगर आपने नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए, क्लास 9th और 10th के इकोनॉमिक्स का पूरा कंसेप्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद ये हॉट टॉपिक करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और फिर आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। इंदिरा आवास योजना 1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था। सातवीं योजना काल में नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था। सातवीं योजना काल में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 की रूपरेखा तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने, है ना, वित्त मंत्री हुआ करते थे। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना रही आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं योजना का विकास दर एवं लक्ष्य था 5.6 से 6.8। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ आठवीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए तो पंचवर्षीय योजना से एक सवाल आपको 1 से 2 सवाल चिपकाएगा, तो पंचवर्षीय योजना आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी आठवीं योजना में। नौवीं योजना 1997 से 2000 का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का 2002 से 2007 अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना रही 10वीं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य था 8% और प्राप्त हुआ 7.6। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आर्थिक समृद्धि। 12वीं योजना 2012 से 2017। यहाँ के बाद कहानी खत्म होगी, कुल 12 योजना आया। और अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ हुआ 25 दिसंबर 2000। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 और TRY SEM योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत 1980 में हुई, जबकि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2001 को। नरेगा की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा है। नरेगा का शुभारंभ करी थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती पर। नरेगा की जगह मनरेगा आएगा। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपये और 100 दिन की काम की गारंटी दी गई मजदूरों को। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में दी गई। क्वेश्चन BPSC पूछ चुका है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बना बिहार, अपना बिहार। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003-04 में। स्वयं जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई 10 दिसंबर 2002 में और प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ हुआ 2000 में। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का प्रारंभ हुआ 2001 से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से। यही सब जो है ईस्वी वाला थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई 1999 से 2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य DWCRA प्रारंभ हुआ 1982 में। कपाट का गठन किया गया
सितंबर 1986, मुख्यालय नई दिल्ली है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। बूंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद, बंद अर्थव्यवस्था, माफ कीजिएगा टंग स्लिप हो गई। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद। ऐसा एक देश है ना, जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, जो ना किसी से खरीदता है ना किसी को देता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था कृषि एवं लागत मूल्य आयोग CACP है। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी गुजरात के बड़ोदरा में 1920 में। चकबंदी के दो प्रकार के, ऐच्छिक एवं अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत 1921 में पंजाब में हुई, जबकि अनिवार्य चकबंदी मध्य प्रदेश में हुई। ठीक है। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये याद कर लीजिएगा। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ फसल में चावल, बाजरा, मक्का। जायद फसल में ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जी। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल, इसलिए सबका पेट निकला हुआ है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम कार्ड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो ये सब काफी हॉट में भी हॉट है, सवाल बनते हैं। हरित क्रांति में सबसे प्रभावित फसल गेहूं हुआ। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, जबकि लाल क्रांति संबंधित है मांस टमाटर उत्पादन से। गुलाबी झींगा उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। हरित क्रांति अंडा उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। तो यहां से एक सवाल आपको चिपका ही देगा, ये गारंटी हम लेते हैं आपको। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको 2 बार, 2 से 3 बार वीडियो सुन लीजिए हेडफोन लगा के, आपका काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये सारे हॉट पॉइंट है। नीली क्रांति मत्स्य पालन। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। सभी क्रांतियों का सम्मिलित है इंद्रधनुष क्रांति। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला है भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चलैया समिति। क्वेश्चन काफी भी है, पूछेगा जो टैक्सेशन सिस्टम में उसमें किस समिति के आधार पर चलैया समिति। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का बड़ा कर है निगम कर यानी प्रत्यक्ष कर, कॉर्पोरेट कर भी जिसे कहते हैं। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है वैट से। पहले बिक्री कर है जिसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, अब GST आ गई है। केंद्र को सर्वाधिक निबल राजस्व की प्राप्ति होती है उत्पादक शुल्क से। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है चुंगी कर। सेवा कर के दायरे में सेवाओं की संख्या 119 है। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ 1994-95 में चलैया समिति के स्तुति पर। 12वीं योजना का काल और विकास दर लक्ष्य था 2012 में 17 में 9%। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए। वांचू समिति संबंधित था प्रत्यक्ष कर की जांच के लिए। सर्विस टैक्स की अगुवाई करता आयकर विभाग। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। ओके, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार है 2004-05। नया आया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या 676 है, पहले थे 435 वस्तुएं। मुद्रास्फीति से हानि होता है देनदार को और मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को यानी कर्जदार को। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी को कहा जाता है क्रेडिट कार्ड। और मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1 और मुद्रा आपूर्ति की वस्तुतः मुद्रा कहलाती है विस्तृत मुद्रा M3। M1 M3 ये मुद्रा का कोड भाषा है। आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो जरूर समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए। गिल्ट एंड बाजार संबंध है सोना चांदी से। भारत में विदेशी व्यापार का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है रत्न और आभूषण से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई थी 1790 में फ्रांस ने। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957। ओके दोस्त, मजा नहीं आ रहा है?
काम में मजा नहीं है, उसमें मजा लगाओगे। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। निर्यातक एवं आयातकों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक है एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई। सवाल पूछ देगा। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था यूटीआई, LIC, GIC। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना 1972 में। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण 1971 में हुआ। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना ये पूछा हुआ था 1956 में हुआ। ठीक है। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था UTI है। भारत यूनियन ट्रस्ट UTI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को मुख्यालय मुंबई में हुआ। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। US 64 योजना समाप्त की गई 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। शिवरमन समिति के रिपोर्ट पर यह काफी शानदार क्वेश्चन है। भारत की प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः नासिक, होशंगाबाद तथा देवास में। भारत में शारीरिक समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय, सरकारी समितियों की ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज और आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। काफी भी है, लूट लीजिए इसको। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, 1 जुलाई 1955 को बना। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की स्तुति की थी हजारी समिति। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंदिरा गांधी ने करी थी 19 जुलाई 1969 को। काफी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को। तो ये सब तीनों के तीनों बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक संख्या है यूनाइटेड बैंक। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। निजी क्षेत्र में पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नरसिम्हा समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। गाइपोडिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। ओके। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश। देश का प्रथम तैरता ATM कोच्चि में लगाया SBI ने। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC में। यूटी बैंक लिमिटेड की 30 जुलाई 2007 से नया रखा गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। RBI अपनी अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है वह कहलाता है बैंक दर, बैंक रेट। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रख लेता है तो वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर, SLR। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में RBI के पास जमा करे तो वह कहलाता है नगद आरक्षण अनुपात, CRR। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत 1904 में हुई। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1 फरवरी 1964 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय स्टेट बैंक को। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है केवल लोकसभा में। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो जाए। बाजार का नियम के प्रतिपादक JBS सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में संसद द्वारा। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ शेयरों की खरीदारी। ओके गाइस। भारत का पहला एवं सबसे पुराना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है BSE की स्थापना 1875 में हुई। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में फिरवानी समिति के द्वारा हुआ और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख प्रवर्तक थी IDBI बैंक है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय स्थित है दक्षिणी मुंबई वर्ली में। निफ्टी का मूल्य सूचकांक है NSE का। तेजड़िया बुल एवं मंदरिया बियर शब्द वाली संबंधित है शेयर बाजार से। तेजड़िया बुल और मंदरिया बियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक्स। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 23। और BSE की संबंधी सूचकांक का आधार वर्ष है वर्ष 1978-79। BSE का राष्ट्रीय सूचकांक आधार वर्ष है 1983-84। नेस्डैक है अमेरिका का शेयर बाजार। जॉन डोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी पूछा जाता है। भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है SEBI। मुख्यालय है मुंबई में। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई SA दबे समिति की अनुशंसा पर। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुआ। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक नया युग शुरुआत हुआ 1991 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में और नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार किया 1985 में राजीव गांधी के काल में। विशेष आर्थिक जोन पारित किया गया मई 2005 में। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से।
सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना अक्टूबर 1990 में हुई। लघु उद्योग में सुधार से संबंधित समिति है आविंद हुसैन समिति। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति आई थी 6 अप्रैल 1948 को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हॉट टॉपिक है, लूट लीजिए। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग है पर्यटन। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाने स्थित हुए 1907 में। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा के द्वारा। लूट लीजिए इस क्वेश्चन को। देश में महारत्न और नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या अब हो गई है 9 और 17। कोर सेक्टर का अर्थ है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लौह इस्पात, पेट्रोलियम, भारी उद्योग आदि। NTPC की स्थापना 1975 में हुई। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना 1956 में हुई। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1953 में पंजाब में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ तो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है ISI मार्क। ISI प्रमाण जारी की गई 7 अप्रैल 2003 को। इंडियन स्टैंडर्ड। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक जो आपके एग्जाम में छपे हैं। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषणों से। हॉलमार्क योजना 12 अप्रैल 2002 से शुरू हुआ। इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता। सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किए गए थे साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। CRISIL क्रिसल्स का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, क्रेडिट स्कोर जो देती है आजकल। भारतीय मानक ब्यूरो ISO अस्तित्व में आया 6 जनवरी 1947 को। मुख्यालय नई दिल्ली। शीतल पेय सॉस आदि के प्रमाण के लिए प्रयुक्त चिन्ह है FPO। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, मशीन, वॉशिंग मशीन आदि बिजली की वस्तुएं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ हुआ 1952 में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है दोस्त। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। स्थापना 1977 में ही। सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे, यानी जॉब देने में सबसे ज्यादा लोगों को जॉब देता है रेलवे। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में हुई। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में स्थित देहरादून में हुई। मृदा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में ही है। गाँव में नहीं देखते, आशा नहीं, जीविका दीदी। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस हुआ? 1973 में ब्लैकआउट हो गया पूरा। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एग्रीमार्क। केंद्रीय एग्रीमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया 1970 में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से। सेल की स्थापना हुआ 1974 में। सफेद सोना कहा जाता है कपास को। स्वर्ण मुद्रक कहा जाता है पेट्रोलियम को। बिग वेसु सिद्धांत दिया था रडॉन ने। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ 1904 में हुआ। सुपर 301 संबंधित है मुक्त व्यापार के में अवरोध से। भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश है मॉरिशस। ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है चीनी घटोले से। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। और भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से। तो दोस्तों ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के। इसी तरह हमने हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट वाइज पढ़ाया है, यानी किताब को बेसिकली क्लास 9th और 10th के पूरे किताब को पढ़ाया है मोस्ट कंसेप्ट चैप्टर वाइज और साथ में उसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने इसको नहीं समझ रहे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और साथ ही प्लेलिस्ट में हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस न्यू सिलेबस के आधार 9th और 10th के हर विषय का मैंने कराया है। देखिए ये इतिहास का है, क्लास 10th का इतिहास है। ये पॉलिटी है, क्लास 10th का पॉलिटी। ज्योग्राफी, क्लास 10th का ज्योग्राफी। 9th का इकोनॉमी, 9th का इकोनॉमिक्स। उसके बाद 10th का इकोनॉमिक्स। साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कराया। साथ में एक गिफ्ट में बच्चों के रिक्वेस्ट पर व्याकरण भी करा दिया। तो पहले ये कंसेप्ट वाले वीडियो देख लीजिए, फिर आप उसको एग्जाम की तनाव कैसे दूर करें इसको देख लेंगे आप। फिर तुक्का कैसे लगाएं इसको भी एक बार देखिए। उसके बाद हॉट और रिवीजन, ये 2 सीरीज कर लीजिएगा। हॉट टॉपिक और रिवीजन सीरीज सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। अगर इतना आप कर लेते हैं, सारे विषयों का है, तो आपका रिजल्ट बनेगा, इसकी पूरी गारंटी है। और किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार SSC, BPSC, दरोगा, बिहार पुलिस, SSC, रेलवे, GS के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इसके लिए कुछ करना नहीं है, संपूर्ण GS की तैयारी हम यहाँ आपको मुफ्त में देंगे, साथ में PDF। बस आपको एक ही सपोर्ट करना है, हमारे इस प्यारे से चैनल द मिशन बाय एस कुमार को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। तो पहला स्टेप क्या रखना होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। यदि आप कंसेप्चुअल वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो पहले स्टेप 1 में क्या करिए, कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखिए। कॉन्सेप्ट वाले सारे वीडियो बने हैं सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको रिवीजन सीरीज देखना है, जीके जीएस रिवीजन सीरीज। और स्टेप 3 एकदम लास्ट में देखना है आपको 3 नंबर में हॉट टॉपिक सीरीज। ये 3 स्टेप में यदि आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहार पुलिस के अब जो बचे हुए एग्जाम है उसको आप फतह कर देंगे। और मेरी दावे हैं कि वो सारे सवाल आपको इससे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे कैसे, इसके लिए आपको मैं सबूत देता हूं। जो एग्जाम हुए हैं पहले उसको देख लीजिए, उसके क्वेश्चन बैंक, और फिर पूरे कंटेंट को पढ़िए, आपको सब मिल जाएगा। ओके, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।